Students, class 6th and 7, how are you? I accept आप लोग अच्छे से होंगे, अपने घरों में स्कूल को मिस कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज आपका नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट वीक मैंने हिंदी ग्रामर में आप लोगों को शब्द विचार पढ़ाया था। मे बी वीडियो अपलोड हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, सम प्रॉब्लम्स के कारण शब्द विचार मैंने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया था। एक बार मैं आपको दिखला दे रही हूँ कि ये बुक आप लोगों के पास आ गई होंगी। शोनका व्याकरण आनंद, ये आप लोगों का हिंदी पुस्तक मान्य है 7th क्लास में, बट क्लास 6 इज़ ऑल्सो रीडिंग, क्योंकि आप लोग 6 और 7th में बस लेशन इधर उधर है, सिलेबस एक ही जैसा है, व्याकरण सेम पढ़ना है। ठीक है, 6 और 7। मैं स्वाति सिंह, आपकी सब्जेक्ट टीचर। आपको मैंने यहाँ पे 5 मंथ्स का सिलेबस दे दिया है। अप्रैल, मई, जून में आपका समर वेकेशन होता है, लेकिन ऑलरेडी आप लोग छुट्टियों में हो। जुलाई एंड अगस्त। अप्रैल में आपका पाठ 1-2 है, जिसके अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण। 6 को लिपि नहीं पढ़ना है, भाषा और व्याकरण पढ़ना है, लेकिन अगर जान जाएंगे तो आपकी हानि नहीं होगी। क्लास 6 पाठ 2 वर्ण विचार। ठीक है, इन दोनों चैप्टर के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। आप लोग क्रमानुसार अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लिए होंगे। जब हम मिलेंगे तो करेक्शन करेंगे, याद भी कर लिया होगा। मई में मैंने आपको पार्ट 3 शब्द विचार, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि कोइंसिडेंट आपका ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है, लेकिन 19 मई को हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शब्द विचार कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट 4 वाक्य मई में पढ़ना है आपको, जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। पार्ट 5 संज्ञा। ठीक है, जून में आपका समर वेकेशन होता है, लेकिन आपको फीडबैक करना है, चाहे आपका हिंदी लिटरेचर हो या हिंदी ग्रामर हो या अन्य सब्जेक्ट हो, आपको अपने समय को पूरा यूज करना है। जुलाई में पार्ट 6 लिंग है, पार्ट 7 वचन, पार्ट 8 कारक, पार्ट 9 सर्वनाम। अगस्त में आपका पार्ट 10 विशेषण पढ़ना है, पार्ट 11 क्रिया, पार्ट 12 काल, पार्ट 13 अविकारी शब्द। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये आपका 5 महीनों का सिलेबस है क्लास 6 और 7 के लिए। बच्चों, आप अपनी हिंदी ग्रामर की उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार इन सिलेबस को लिख लेंगे और इसी के अनुसार आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट वाक्य। फर्स्ट मैं आप लोगों को ये कह दे रही हूँ, लास्ट क्लास में भी कहा था मैंने कि प्राइमरी लेवल का जो आपका ग्रामर है वो आपको संस्कृत और इंग्लिश लैंग्वेज में भी काम देगा, अगर आप सिर्फ आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी में बेसिकली समझ लोगे तो दोनों सब्जेक्ट में पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन आई रिपीट, डेट इज़ 19/5/20, मंथ मई, क्लास 6 एंड 7 बोथ, लेसन 4 है आपका। यह है आपका वाक्य, इंग्लिश में इसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है। फर्स्ट वी नो वाक्य। ठीक है, इसका डिफिनेशन जानेंगे, अर्थात परिभाषा जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानना है कि कोई भी मनुष्य, या मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ, अपनी भाषा की अभिव्यक्ति के लिए वर्णों का, शब्दों का सहारा लेते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनता है और वो भी सार्थक मेल से। उसी प्रकार से वाक्य 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, सार्थक शब्दों के समूह को, निरर्थक शब्दों के समूह से वाक्य नहीं बन सकता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो शब्दों को जोड़कर ही पढ़ा रही हूँ, या आप अपने घर में भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो
शब्दों को इस्तेमाल करके ही भाषा का प्रयोग करते होंगे, जिससे वक्ता की भाषा का अर्थ और अभिप्राय स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पे मैंने 2 उदाहरणों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पहला है नदी किनारे पेड़ है, दूसरा मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका है नदी के किनारे पेड़ है, ये 2 से अधिक वाक्य है और वाक्यों का ये 2 से अधिक शब्द हैं और शब्दों का सार्थक मेल है। लेकिन अगर हम इसको निरर्थक बनाएंगे, जैसे किनारे नदी पेड़ के हैं, क्या ये आपका सार्थक वाक्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के समूह से ही वाक्य का निर्माण होता है। ये आपकी वाक्य की परिभाषा क्लियर हो गई। अब आइए वाक्य की परिभाषा में हम मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैंने मुख्य बिंदु बताया। कभी कभी 1 या 2 शब्दों में ही पूरा भाव स्पष्ट हो जाता है, जैसे हम लोग घर में इस्तेमाल करते सुनिए, आइए, जाइए, इन सब के आगे सुनिए विस्मयसूचक चिन्ह, प्रश्नसूचक जी अच्छा, ये सभी वाक्य कहलाएंगे क्योंकि इनसे पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति हो जाती है। वाक्य पूरा होने पर उसके अंत में पूर्ण विराम, प्रश्नसूचक या विस्मयसूचक चिन्ह इन वाक्यों को प्रयोग करने पर हम लगाते हैं। अब जानते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के 2 मुख्य अंग हैं, उद्देश्य जिसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, विधेय जिसको प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए कि वाक्य के अंग की पहली परिभाषा उद्देश्य के बारे में जानेंगे। जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में अर्थात कर्ता के विषय में, जैसे मोहन घर गया, चिड़िया उड़ गई। यहाँ पे मोहन कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुआ है और चिड़िया भी। किसके बारे में बात कही जा रही है? कौन घर गया? मोहन गया, चिड़िया उड़ गई। ठीक है, तो उद्देश्य में कर्ता तथा कर्ता से संबंधित प्रयुक्त किए गए शब्द आते हैं। अब आइए इसका सेकंड है आपका विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे कनिका नाच रही है। आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी कि यहाँ पे क्या है कि कर्ता के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ है कि कर्ता के विषय में कहा जा रहा है। कनिका क्या कर रही है? नाच रही है। चित्रकार क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। माँ क्या कर रही है? खाना पका रही है। तो यहाँ नाचना, चित्र बनाना, खाना पकाना विधेय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम जानेंगे वाक्य के भेद। ये 2 हुआ आपका वाक्य के अंग। वाक्य के भेद, इंग्लिश में इसको कहते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 2 आधार पर वाक्य के भेदों को निर्धारित किया गया है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पहला है सरल वाक्य, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बारे में आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ लिया होगा। हिंदी में आप इसको समझने की कोशिश करिए। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक विधेय होता है अर्थात सिर्फ कर्ता के बारे में कोई बात होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे गीता पढ़ रही है। यहाँ पे एक वाक्य और आया बच्चों, सुनील और सुशील घर गए। ठीक है बच्चों, पहले वाक्य में एक उद्देश्य है गीता, लेकिन दूसरे वाक्य में 2 उद्देश्य हैं, सुनील और सुशील। लेकिन इन सभी वाक्यों में एक एक विधेय है, इसीलिए यह सरल वाक्य कहलाएंगे। सरल वाक्यों में एक ही विधेय होता है। सेकंड है आपका संयुक्त वाक्य।
जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को अव्यय द्वारा जोड़ा जाए उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अव्यय शब्द पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे बच्चों। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि अव्यय या अभिकारी ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं किसी भी वाक्य में, जैसे धीरे धीरे, प्रतिदिन, रोज रोज, है ना। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है। नानी घर आई और कहानी सुनाई। नानी घर आई एक वाक्य हो गया, दूसरा हुआ कहानी सुनाई, और इन दोनों वाक्यों को और के द्वारा जोड़ा गया, इसीलिए संयुक्त वाक्य कहलाए। उसी प्रकार से आपका दूसरा उदाहरण भी है। रमेश विद्यालय गया पर शीघ्र घर लौट आया। ये भी आपका संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ही आ जाएगा, यानी दो वाक्यों को अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है, उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। अब आइए बच्चों, मिश्रित वाक्य को हम जानते हैं। मिश्रित वाक्य वह वाक्य जिसमें एक मुख्य उपवाक्य, ध्यान देंगे बच्चों, उपवाक्य की बात मैं कह रही हूँ, और अन्य आश्रित उपवाक्य योजक द्वारा जोड़ा जाए उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मास्टर जी ने पूछा, उसने काम क्यों नहीं किया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने एक ही उदाहरण दिया है। मास्टर जी ने पूछा, उसने काम क्यों नहीं किया। एक मैं ऐसे ही बोल दे रही हूँ। सुनील ने बताया कि उसे नौकरी मिल गई। यहाँ मास्टर जी ने पूछा तथा सुनील ने बताया उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हैं, यानी सुनील और मास्टर जी पे शेष वाक्य आश्रित वाक्य हो जाएंगे। इसीलिए वह वाक्य जिसमें एक मुख्य वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जिसे योजक के द्वारा जोड़ा जाए, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। नाउ स्टूडेंट, द एंड ऑफ दिस क्लास। आपको शब्द विचार के बारे में भी पढ़ना है। मैं कोशिश करूँगी कि आपका शब्द विचार 19 मई को ही अपलोड कर दिया जाए, जिसमें आपका चैप्टर कंप्लीट है। प्रश्न भी दिया है मैंने। जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को बार बार रिपीट किया जा रहा है कि आप लोग क्रमानुसार हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। जिन शब्दों को मैंने हाइलाइटेड किया है समझाने के लिए, उनको आप अगेन ब्लैक या ब्लू पेन, नहीं तो पेंसिल से भी अंडरलाइन करके समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं स्वाति सिंह, कॉन्टेक्ट नंबर भी मैंने आप लोग को पहले दे दिया है। गुड बाय क्लास 6 और 7। फिर हम लोग मिलेंगे आगे की कक्षा में। नाउ द एंड ऑफ दिस क्लास।